arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का पुत्र था, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की गई। हुमायूं तुर्की, अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था। उसने भारत में आने के पश्चात हिंदी, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, गणित आदि का ज्ञान हासिल किया। 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में हुमायूं को बदख्शा के सूबेदार पद पर नियुक्त किया गया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने हुमायूं से खुश होकर उसे बहुमूल्य उपहार दिए थे। 1527 ईस्वी में हुमायूं ने राणा सांगा के विरुद्ध खानवा के युद्ध में मुगल सेना की दक्षिण पार्श्व का संचालन किया था। 1528 ईस्वी में हुमायूं बदख्शा वापस लौट आया, किंतु 1529 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र देकर वह आगरा आ गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपने मृत्यु शैया पर पड़े पड़े यह आदेश दिया, हुमायूं, मैं तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को, अपने सब संबंधियों को, तुम्हारे तथा अपने लोगों को ईश्वर की दया पर छोड़ता हूँ और उन सबको मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा का सार यह है कि अपने भाइयों के विरुद्ध कभी कोई कार्य मत करना, चाहे वे इसके योग्य ही क्यों न हो। हुमायूं का राज्यारोहण। बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। वजीर निजामुद्दीन बाबर की मृत्यु के पश्चात बादशाह के साले मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था, किंतु अंत में षड्यंत्र असफल रहा और हुमायूं उत्तराधिकारी बना। हुमायूं की कठिनाइयां। दिल्ली का राज सिंहासन उसके लिए कांटों की सेज था। कई राज्यों ने मुगल साम्राज्य के समक्ष विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। गुजरात का शासक बहादुर शाह साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसके भाई व सगे संबंधी भी उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए तत्पर थे। हुमायूं की कठिनाइयों को हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। कमजोर व अव्यवस्थित साम्राज्य। हुमायूं को उत्तराधिकार में एक अव्यवस्थित साम्राज्य प्राप्त हुआ था। यह विशाल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाबर राजस्थान व मालवा को अपने अधिकार में नहीं कर पाया था तथा अफगानों को भी समूल नष्ट नहीं कर पाया था। राजपूत राज्य भी पुनः स्वतंत्रता की चेष्टा कर रहे थे। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। हुमायूं के राज्याभिषेक के समय तक भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें जम नहीं पाई थी। बाबर द्वारा स्थापित राज्य में सुव्यवस्था, प्रशासन एवं प्रजा के हित की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। बाबर ने जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहित किया था। जागीरदारी में जनता के प्रति सहानुभूति एवं सद्भावना का अभाव था। हुमायूं के प्रतिद्वंदी। हुमायूं को अफगान अमीर व सरदार महमूद लोदी, आलम खां, शेर शाह सूरी, बहादुर शाह, नुसरत शाह आदि प्रमुख प्रतिद्वंदियों एवं शत्रुओं का सामना करना पड़ा। ये सभी सरदार सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। प्रजा का असंतोष। बाबर को भारतीय जनता आक्रांता मानकर भारत से बाहर खदेड़ना चाहती थी। सिंहासन प्राप्ति के पश्चात हुमायूं के लिए भारतीय जनता का विश्वास व सद्भावना प्राप्त करना अति आवश्यक था। आर्थिक समस्या। बाबर ने अपनी विजय के उपरांत आगरा व दिल्ली राजकोष से अपार धनराशि प्राप्त की थी, जिसे उसने दरबारी एवं संबंधियों में बांटकर खत्म कर दिया। 1529 ईस्वी तक दिल्ली राजकोष रिक्त हो चुका था। हुमायूं ने शेष धन को राज्यारोहण के समय बांटकर समाप्त कर दिया। आर्थिक संगठन एवं सुधार के अभाव में आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई थी। असंगठित सेना। हुमायूं की सेना विभिन्न जातियों का असंगठित सैनिक समूह मात्र था। यह सेना न तो राष्ट्रीय थी न उसकी कोई भाषा थी। इसका नेतृत्व कबीलों के आधार पर था तथा उसमें उचित निर्णय का अभाव था। सेना से हुमायूं सहयोग व समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा। हुमायूं के भाइयों का असहयोग। बाबर ने मृत्यु के पूर्व हुमायूं को आज्ञा दी थी कि वह अपने भाइयों से ऐसा व्यवहार न करे जिससे उन्हें दुख व कष्ट हो। हुमायूं के तीनों भाई कामरान, अस्करी व हिंदाल उसके विरोधी व शत्रु बन गए। भाइयों ने हमेशा हुमायूं के सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न की। संबंधियों द्वारा विद्रोह।
भाइयों के अतिरिक्त उसे अपने निकटतम संबंधियों के विरोध का भी मुकाबला करना पड़ा। ये अपने आप को मिर्ज़ा कहते थे तथा इनमें खिज्र खां, ईसान तिमूर, तुरन्नानुजा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा आदि प्रमुख थे। अभी तक हमने हुमायूं की कठिनाइयां पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे हुमायूं द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयां। हुमायूं में योग्यता का अभाव था। वह भोग विलास व रंगलेलियों में व्यस्त रहता था। प्रत्येक कार्य को अधूरा छोड़ना उसका स्वभाव था। वह किसी भी शत्रु को पूर्णतः कुचले बिना छोड़ देता था, जिसके कारण उसे असफलता का सामना करना पड़ा। वह समय का अपव्यय करता था एवं अदूरदर्शी व्यक्तित्व था। उसमें तत्काल निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। साम्राज्य का विभाजन। उसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर बड़ी भूल की थी। मिर्जा सुलेमान को बदख्शा का स्थायी पद दे दिया, हिंदाल को मेवाड़, कामरान को पंजाब, काबुल तथा कांधार, अश्करी को संभल सुपुर्द कर दिया गया। प्रत्येक अमीर की जागीर में वृद्धि कर दी गई। हुमायूं का प्रारंभिक परिचय देने के पश्चात हम अब पढ़ेंगे हुमायूं के अभियानों के विषय में। उसने विभिन्न समय पर कुछ कुछ अभियान चलाए, जिनका विवरण इस प्रकार है। प्रथम, कालिंजर अभियान 1531 ईस्वी। हुमायूं ने बुंदेलखंड के कालिंजर के किले के ऊपर 1531 ईस्वी में घेरा डाला। यह घेरा कुछ महीनों तक पड़ा रहा, किंतु इसी बीच बिहार में अफगान उत्पात मचाने लगे और उसे कालिंजर के शासक से शांति समझौता करना पड़ा। कालिंजर का अभियान हुमायूं की एक भूल थी। दूसरा है दोहरिया का युद्ध। 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के संचालन में बिहार के अफगान आगे बढ़ते हुए जौनपुर तक चले आए। हुमायूं और महमूद लोदी की सेनाओं के बीच 1532 ईस्वी के अगस्त महीने में दोहरिया में मुठभेड़ हुई। युद्ध में मुगलों को सफलता मिली और महमूद पराजित हो बिहार की ओर भाग खड़ा हुआ। हुमायूं का अगला अभियान है चुनार का घेरा 1532 ईस्वी। शेर खां की शक्ति को कुचलने के लिए हुमायूं ने बिहार के चुनार दुर्ग को घेर लिया। 4 माह के घेरे के बाद भी हुमायूं किले पर अधिकार नहीं कर पाया। गुजरात का शासक बहादुर शाह राजस्थान पर अपना दबाव बढ़ाता गया, जो हुमायूं के हितों के विरुद्ध था। इसलिए जब शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, तब हुमायूं आगरा लौट आया। इस प्रकार शेर खां को कुचले बिना आगरा लौटा आना शेर खां की अपनी शक्ति को विस्तार का मौका देना था। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी। गुजरात का शासक बहादुर शाह राज्य के विस्तार के स्वप्न देख रहा था एवं दिल्ली पर अधिकार करने के लिए लालायित था। हुमायूं ने गुजरात के शासक की महत्वाकांक्षा पर अंकुश रखने के लिए गुजरात पर आक्रमण करने के लिए मालवा में प्रवेश किया। उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के घेरे पर था। मेवाड़ की राजमाता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर भाई के रूप में सहायता मांगी। हुमायूं चित्तौड़ की ओर बढ़ा, परंतु मार्ग में सारंगपुर में रुक गया। संभवतः वह बहादुर शाह पर तब तक आक्रमण नहीं करना चाहता था जब तक कि वह मेवाड़ के विरुद्ध जिहाद में व्यस्त रहा। बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ जीतने के पश्चात हुमायूं ने आगे बढ़कर बहादुर शाह के वापसी के मार्ग पर अधिकार कर लिया। विवश होकर बहादुर शाह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए 25 अप्रैल 1535 ईस्वी को बिना लड़े ही भाग गया और मांडू के किले में शरण ली। हुमायूं ने पीछा किया, पर वह पुर्तगालियों के संरक्षण में चला गया। इस प्रकार संपूर्ण मालवा और गुजरात पर हुमायूं का अधिकार हो गया। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को गुजरात का सूबेदार बनाया और मांडू वापस आ गया, परंतु अस्करी की अयोग्यता के कारण बहादुर शाह ने शीघ्र ही गुजरात पर अधिकार कर लिया और मालवा भी मुगलों के हाथ से निकल गया। लेनपुल के शब्दों में हुमायूं के शेष राज्य के बराबर क्षेत्र के मालवा व गुजरात उसके हाथों में पके फल की भांति गिरे थे। सफलता इससे सरल नहीं हो सकती थी, परंतु सफलता को इतनी सरलता से पहले कभी खोया भी नहीं गया था। हुमायूं की शेर खां पर चढ़ाई, चुनार का पतन 1537 से 38 ईस्वी। शेर खां की बिहार में सुदृढ़ स्थिति, बंगाल की ओर शेर खां के बढ़ते हुए कदम और प्रदेशों को जीतने से हुमायूं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। उसने अफगान सरदार शेर खां की बढ़ती शक्ति को रोकने का निश्चय किया। हुमायूं को बंगाल के सरदार महमूद शाह का पत्र मिला। उसने सहायता की याचना की थी। हुमायूं ने बिहार की ओर कूच किया
और चुनार के दुर्ग पर घेरा डाला। 6 माह के बाद हुमायूं ने चुनाव के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हुमायूं व शेर खां के मध्य संधि वार्ता हुई। 10 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल शेर खां को दे दिया गया। बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। हिंदाल के विद्रोह, शेख बहलोत का वध, आवश्यक वस्तुओं के अभाव तथा सेना की दुर्दशा से विवश हो हुमायूं सन 1529 के मार्च अंत में बंगाल से लौट आया। वह लगभग 8 माह तक बंगाल में रुका रहा। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। हुमायूं की सेना बंगाल से वापसी के समय गंगा नदी पार कर चौसा नामक स्थान पर पहुंची। वहां शेर खां भी सेना सहित जा पहुंचा। दोनों सेनाएं 3 माह तक आमने सामने रहीं और शांति वार्ता के चरण विफल होते गए। वस्तुतः शेर खां युद्ध को टालकर वर्षा ऋतु के आगमन की राह देख रहा था, क्योंकि हुमायूं की सेना गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच नीची घाटी में डेरा डाली हुई थी। जैसे ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, शेर खां ने अपने एक सरदार को सजा देने का बहाना करके अपने चुने हुए सैनिकों के साथ कूच किया, परंतु शीघ्र ही वापस आकर तीन ओर से मुगल सेना पर 26 जून 1539 ईस्वी को रात्रि के समय आक्रमण कर दिया। अचानक युद्ध प्रारंभ हो गया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ा। तेज पानी की वजह से उसकी जान एक भिश्ती ने बचाई। हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती को आधे दिन का शासक बनाने का वचन दिया। अनेक मुगल सैनिक युद्ध से भाग खड़े हुए। इस युद्ध से हुमायूं की पराजय एवं शेर खां की विजय हुई। शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह ने पंजाब पर भी कब्जा किया और फिर कन्नौज लौट आया। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी। हुमायूं और शेर खां के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज के निकट बेलग्राम नामक स्थान पर युद्ध हुआ। मुगल शिविर पर बाढ़ का पानी आ गया। जब मुगल सेना ऊंची भूमि की ओर जा रही थी, तब शेर खां ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। जलाल खां युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। वर्षा कीचड़ के कारण मुगलों की तोपें नष्ट हो गईं। इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई तथा हुमायूं वहां से भाग गया। शेर खां ने हुमायूं का पीछा किया। हुमायूं आगरा दिल्ली होते हुए ईरान की ओर भाग गया। शेर खां ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की। कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं ने 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हुमायूं ने इस दौरान कुछ भूलें भी की। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हुमायूं द्वारा मांडू व चापानेट में हत्याकांड। मांडू तथा चापानेट में अनेक गुजराती सैनिकों निवासियों के निर्मम हत्या से संपूर्ण जनता मुगल विरोधी हो गई। समुचित प्रशासन व्यवस्था की कमी। हुमायूं ने प्रशासन में रचनात्मक योजनाओं और संगठन के लिए ठोस कार्य नहीं किया, जिससे गुजरात की जनता संतुष्ट नहीं हो सकी। इसके विपरीत वह बहादुर शाह और उसके शासन का स्मरण करती रही। सरदारों व अमीरों की वैमनस्यता। अमीर सरदार और अधिकारियों में पारस्परिक ईर्ष्या और वैमनस्यता की भावना बढ़ती गई। अस्करी ने अपने भाई को समर्थन भी नहीं दिया। नियंत्रण का अभाव। हुमायूं अहमदाबाद से गुजरात के विभिन्न जिलों में नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे वे एक के बाद एक मुगल सत्ता से निकलते गए। राजकोष की रिक्तता। हुमायूं ने राजकोष की उपेक्षा की, जिससे बाद में आर्थिक समस्याएं बढ़ गईं। गुप्तचरों का अभाव। गुप्तचर विभाग सजग नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे हुमायूं के लिए परिस्थितियां विषम और भीषण होती गईं। हुमायूं का निर्वासन तथा साम्राज्य की पुनः प्राप्ति 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी। कन्नौज के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित रहा। 22 अगस्त 1542 ईस्वी को हुमायूं अमरकोट पहुंचा। हुमायूं वहां के शासक वीर साल के संरक्षण में था। तब उसकी पत्नी हमीदा बानो ने उसके पुत्र अकबर को जन्म दिया। इस अवसर पर धनाभाव के कारण हुमायूं ने कस्तूरी मंगाकर उसे तोड़कर अपनी अमीरों में वितरित किया और कहा, भगवान इस पुत्र का नाम और यश इस कस्तूरी की सुगंध के समान फैलाए। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी। हुमायूं ने साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया।
उस समय सिकंदर शाह दिल्ली का शासक था। सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर 15 मई 1555 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मुगलों को सफलता मिली। पंजाब, सरहिंद, हिसार, फिरोजा तथा दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर हुमायूं का अधिकार हो गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी। मच्छीवाड़ा की पराजय के बाद मुगलों से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से तथा सरहिंद को पुनः अपने अधिकार में कर लेने की इच्छा से 27 अप्रैल 1555 ईस्वी को सिकंदर शाह ने 80,000 घुड़सवार हाथी तथा तोपों को लेकर दिल्ली से सरहिंद की ओर कूच किया। मुगलों ने भी संगठित होकर सिकंदर शाह का सामना किया। सरहिंद के निकट दोनों सेनाओं के मध्य 22 जून 1555 ईस्वी को भयंकर युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने अपने पराक्रम दिखाए और अंत में सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं का दोबारा भारत का सम्राट बनना। दिल्ली में भी अफगान सरदार मुगलों से मुकाबला करने में असफल रहे और उन्हें भागना पड़ा। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को सम्राट हुमायूं ने धूमधाम के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। उसने गद्दी पर बैठने के पश्चात अमीरों, सैनिकों तथा गैर सैनिकों को राज दरबार में सम्मानित किया। बैरम खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया तथा आगरा के आसपास के क्षेत्रों में पुनः अधिकार करने के प्रयत्न किए। हुमायूं की अंतिम योजनाएं एवं मृत्यु। विभिन्न प्रांतों में आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से हुमायूं ने शासन व्यवस्था के दोषों को भी सुधारने का प्रयत्न किया। उसने अपनी योजनाओं के अनुरूप प्रत्येक राज्य में एक शक्तिशाली सेना नायक नियुक्त करना चाहा, परंतु समय की कमी के कारण यह कार्य नहीं कर पाया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को जब हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, उस समय उसका पैर फिसल गया और वहां गिर जाने से सिर में गहरी चोट आई और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पूल का कथन है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हुई। अब हम इन बिंदुओं के आधार पर हुमायूं के चरित्र का मूल्यांकन करेंगे। एक व्यक्ति के रूप में हुमायूं का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह आज्ञाकारी पुत्र, सहृदय भ्राता, स्नेही पिता, आदर्श पति और विश्वासी मित्र था। वह परिवार के लोगों से प्रेम, सौजन्य तथा उदारता का व्यवहार करता था। अपने विश्वास पात्र तथा स्वामी भक्त सेवकों के साथ उसका व्यवहार मित्रवत एवं पुत्रवत था। उसका दुर्गुण उसका भोग विलास के प्रति तीव्र आकर्षण था। हुमायूं एक सैनिक और सेनापति के रूप में। हुमायूं शक्तिशाली था। उसमें पराक्रम, वीरता, धैर्य तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। वह उच्च श्रेणी का सेनापति एवं महान योद्धा था। एक धर्मवेत्ता के रूप में हुमायूं धर्मपरायण, पूजा पाठ तथा स्नान आदि का नियमबद्ध था। वह स्नान के बिना ईश्वर का नाम भी नहीं लेता था। सद्गुण संपन्नता और शिष्टता। हुमायूं में नम्रता, विनयशीलता, विश्वास, प्रेम, सज्जनता, शिष्टता आदि गुण विद्यमान थे। स्वभाव से हुमायूं आनंद प्रिय तथा विनोदी था। उसने छल कपट करने वालों से कभी भी बदला नहीं लिया। विद्यानुरागी और साहित्य का संरक्षक। वह स्वयं एक विद्वान कवि था। साहित्य एवं विज्ञान के प्रति उसका विशिष्ट अनुराग था। फारसी भाषा में वह कविता भी करता था। फारसी राजकीय भाषा थी। उसके पुस्तकालय में आध्यात्मिक पुस्तकें थीं। साहित्य के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र तथा इतिहास से भी उसे अनुराग था। ललित कलाओं का संरक्षक। हुमायूं स्थापत्य कला और चित्रकला में भी बड़ी रुचि रखता था। भव्य भवनों, राजप्रसादों और दृढ़ दुर्गों के निर्माण में उसकी अभिरुचि थी। निष्कासन काल में वह चित्रकला से प्रभावित हुआ। उसने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली को अपनी राजकीय सेवा में नियुक्त किया था। एक शासक तथा प्रबंधक के रूप में जीवन के अंतिम वर्षों में उसने अनेक योजनाएं तैयार की थी, जिन्हें वह लागू करने में असमर्थ रहा। वह जनता के बीच लोकप्रिय न हो सका। उसमें अच्छाई व बुराइयों का सम्मिश्रण था। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है। उदार, सहृदय और भला व्यवहार करने के बावजूद वह शासक के रूप में असफल ही सिद्ध हुआ। सौभाग्य से जीवन के अंतिम समय दिल्ली का ताज उसे पुनः प्राप्त हो गया।
arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।